हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स अध्यापिका। लास्ट क्लास में हमने टेलर के टाइम स्टडी तक ख़त्म कर लिया था एंड इन दिस क्लास विल बी कंटिन्यूइंग विद द मोशन स्टडी ऑफ टेलर। सो लेट्स बिगिन। मोशंस का मतलब होता है जब हम कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो हम कितने टाइप की मूवमेंट्स करते हैं। ओके, सपोज आई एम गिविंग अ लेक्चर राइट नाउ एंड ये हाथ में मेरे डस्टर है। अब अगर मैं इस डस्टर को नीचे फ्लोर पे प्लेस कर देती हूँ और हर बार मुझे अपने ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड को क्लियर करने के लिए अगर इस डस्टर को बार बार नीचे झुक के उठाना पड़ रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो अ मोशन। ओके, नाउ जब कोई काम हो रहा होता है तो कुछ मोशंस प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ मोशंस अनप्रोडक्टिव होते हैं। सपोज इफ़ आई एम राइटिंग ऑन अ बोर्ड एंड अगर मैं ये लिखती हूँ मोशन स्टडी, तो ये जो है एक प्रोडक्टिव मूवमेंट है, राइट, बिकॉज दैट फॉर्म्स अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ माई वर्क। ये नेसेसरी है मुझे काम को पूरा करने के लिए। बट सपोज अगर मैं इस डस्टर को बार बार नीचे रख रही हूँ, ऊपर उठा रही हूँ, नीचे रख रही हूँ, ऊपर उठा रही हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरे एफर्ट्स गलत या फिर अनप्रोडक्टिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड मैं इवेंचुअली बहुत ही कम टाइम में टायर्ड फील करने लग जाऊंगी, राइट। सो इसके लिए क्या है, मैंने ये फीचर किया कि मैंने यहाँ पर ये मैग्नेट स्ट्रिप वाला डस्टर ले लिया ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यहाँ पर स्टिक कर दूँ। ओके, सो इससे क्या होता है, whenever I want to use the duster, मैं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स नहीं करूँगी कि मैं नीचे झुक के डस्टर उठा रही हूँ। That is going to reduce my energy levels for the productive work, right? आप टायर्ड तो हो जाओगे ना अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स करके भी। इसलिए हम लोग तरीके ढूंढते हैं या फिर टूल्स ढूंढते हैं, राइट। सो वी विल डिज़ाइन suitable equipments and tools to reduce the unproductive movements. So इसने क्या किया, मेरे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कट डाउन कर दिया। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से बिना एफर्ट किए झुक के मैं बिना एफर्ट करे इसको यहीं से उठा सकती हूँ और वापस इसको यहाँ पर दोबारा स्टिक भी कर सकती हूँ अगर नीड पड़ती है तो, राइट। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोशन स्टडी के टाइम पर टेलर ने बोला था कि डिटर्मिन करो सारी की सारी मूवमेंट्स जो काम करते हुए करनी पड़ती हैं और उन मूवमेंट्स को या तो प्रोडक्टिव या फिर अनप्रोडक्टिव में बाइफर्केट कर दो। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स गलत होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए, राइट। सो क्या करो, उनको कट डाउन कर दो, ठीक है। बिकॉज अगर आप अपना सारा का सारा एफर्ट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को करने में लगा रहे हो, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू रिड्यूस योर एनर्जी लेवल जो आप प्रोडक्टिव पे लगा सकते हो, राइट। सो यू आर गोइंग टू कट डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। अब कैसे कर सकते हो, इक्विपमेंट्स और टूल्स ढूंढ सकते हो ऐसे जिसके थ्रू आप अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर काम करता है, ओके, उसको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि स्क्रूज हो गए, स्क्रू ड्राइवर हो गया या फिर कोई भी तरीके का टूल हो गया। अब मैंने टूल बॉक्स उसके सीट के नीचे रख रखा है, बिल्कुल ज़मीन पर। उसको वो टूल बॉक्स उठाने के लिए बार बार नीचे झुक के टूल बॉक्स उठाना पड़ता है। उससे उसकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं जब वो एक्चुअली काम करने लगता है। इसका एक ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि मैं वो टूल बॉक्स को एक साइड में एक डेस्क या फिर एक स्टूल मंगवाकर उसके ऊपर रख दूँ, राइट। सो उससे क्या होगा, ना तो उसको झुकना पड़ेगा, जब भी काम पड़ा वो उसमें से उठा के काम करके उसको वहीं पर रख देगा। सेम वे जैसे मैंने इस डस्टर के साथ किया कि मैं इसको यहाँ पर स्टिक कर देती हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पर अगर मैग्नेट फील्ड के साथ स्टिक कर दिया तो मेरा उससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कट डाउन हो गया और मेरी एफिशिएंसी या फिर एनर्जी लेवल्स बच गए, राइट। इतनी गर्मी है, कौन बार बार नीचे झुक के उठाएगा, राइट। बिकॉज आपको भी पता है कि शूट करते हुए आपको फैंस, एसी सब कुछ ऑफ रखना होता है। सो वाई वुड आई इन्वेस्ट माई एनर्जी इन कीपिंग द डस्टर ऑन द फ्लोर, बिकॉज आई वुड हैव टू ब्रिंग इट अप अगैन एंड अगैन, राइट। और उससे मेरे एनर्जी लेवल्स कम होंगे। सो आई use this alternative to reduce my unproductive movement. So टेलर ने क्या कहा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्कर जब काम कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व करो। हमने हर तरीके की स्टडी में यही देखा है कि आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही करना है
ऑब्जर्वेशन मतलब आप साइंटिफिकली मोशन स्टडी डिटर्मिन कर रहे हो, ऐसे फालतू में कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, साइंटिफिकली सारा काम हो रहा है. सो व्हाट विल आई डू, आई विल ऑब्जर्व दैट वर्कर व्हाइल दैट वर्कर इज परफॉर्मिंग द टास्क. आई विल ऑब्जर्व ऑल द मोशंस दैट ही डज, चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे वो अनप्रोडक्टिव हो. बेटा मोशन ये भी है, अगर मैं लिख रही हूँ, अगर मेरा वर्कर जो है वो अगर स्क्रू को अंदर स्क्रू ड्राइवर से कस भी रहा है या फिर उसको अंदर पुश भी कर रहा है, वो भी एक मूवमेंट है, बट वो प्रोडक्टिव मूवमेंट है क्योंकि वो जो टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी है. सो वैसे ही वर्कर को ऑब्जर्व करो, एक ही वर्कर को नहीं, 100 वर्कर्स को, डिफरेंट वर्कर्स को 100 टाइम्स ऑब्जर्व करो. ओके, उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा यार ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो रहा है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट मेथड ऑफ टेलर है वो सबसे इंटरेस्टिंग है और ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, बट हम इसको इजी लैंग्वेज में डिकोड करते हैं. डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट वेज रेट, राइट. अब ये डिफरेंस किस बेसिस पे आएगा, द डिफरेंट वेजेस आर बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर. अगर वर्कर एफिशिएंट है तो उसको डिफरेंशियल रेट से ज़्यादा वेज मिलेगी, और अगर वो इनएफिशिएंट है तो उसको जो स्टैंडर्ड रेट है उससे कम वेज मिलेगी. अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ईजी लैंग्वेज में समझते हैं. ठीक है. सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड टारगेट इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट है 10 यूनिट्स. सपोज हम फिर से वही वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं. एक फर्म है जो कि टेडी बियर्स प्रोड्यूस करती है. अगर उनका एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि दिन में 10 यूनिट्स बनने चाहिए, और जो भी वर्कर 10 यूनिट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा, दे विल गेट अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज दैट इज 50 रुपये पर आउटपुट पर यूनिट. आप दिन में अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस करोगे जो कि स्टैंडर्ड है, 10 टेडी बियर प्रोड्यूस करोगे तो आपको हर टेडी बियर के 50 रुपये मिलेंगे. तो आपके टोटल दिन की वेज रेट कितनी हो गई, 500 रुपये हो गई, राइट. लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई वर्कर ये 10 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है, मतलब कोई वर्कर बहुत ही एफिशिएंट वर्कर है, राइट, एफिशिएंट होगा, राइट. अगर कोई वर्कर बहुत ही एफिशिएंट वर्कर है और वो 10 की जगह 12 टेडी बियर्स प्रोड्यूस कर देता है, और वो ये सोचता है यार अगर 10 करता तब भी 50 रुपये के हिसाब से पैसा मिलता, 12 कर रहा हूँ तब भी 50 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, या मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, 10 ही प्रोड्यूस कर देता हूँ, कोई बात नहीं. इसीलिए उस एफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करने के लिए हम बोलेंगे तूने 12 प्रोड्यूस किए, मैं तुझे मोर देन द स्टैंडर्ड रेट दूंगा, दैट इज 60 रुपीज़ दे दूंगा. अब 12 × 60 720, तो अब उसको 500 की जगह 720 रुपये मिलेंगे. ठीक है. वहीं पर एक इनएफिशिएंट वर्कर था, बहुत ही लेजी है, लेथार्जिक है, डजंट वर्क प्रॉपरली. वो जो है वो लेस देन द स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस करता है. सपोज एक दिन में 10 हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स थी, 10 टेडी बियर प्रोड्यूस करने थे, बट वो 8 ही प्रोड्यूस करता है, 8 प्रोड्यूस करता है बस. ठीक है. अब वो अगर उसको भी हम 50 रुपये के हिसाब से पैसा देंगे तो जो एफिशिएंट वर्कर है वो ये सोचेगा यार ये तो 8 प्रोड्यूस कर रहा है तब भी इसको 50 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है. तो इसलिए उसको एक लेसन देने के लिए हमें उसको लेस देन द स्टैंडर्ड रेट देना पड़ेगा. मतलब हम उसको 50 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं देंगे, हम उसको 40 के हिसाब से दे देंगे सपोज. ओके. सो अगर मैं उसको 40 के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, दैट मीन्स 8 टेडी बियर्स के 40 पर टेडी बियर 320 रुपीज़ मैं दिन के उसको दे रही हूँ. यहाँ क्या हो रहा है, अगर स्टैंडर्ड वेज रेट 500 बन रही थी दिन की, एफिशिएंट वर्कर 720 लेके जा रहा है और इनएफिशिएंट 320 रुपये लेके जा रहा है, राइट. सो आप डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम के अंदर एक स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड रेट
दोनों देखते हो। उसके बाद अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोड्यूस करता है, सपोज वो 8 प्रोड्यूस करता है, तो उसका आप रेट भी घटा देते हो, दैट इज आप 40 कर देते हो या फिर 30, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। और अगर कोई वर्कर आउटपुट बढ़ा देता है, आप उसको ज़्यादा पे करते हो, 60 सपोज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? जो एक्स्ट्रा वेजेस 500 से 720, जो ये एक्स्ट्रा 220 रुपीज़ की वेज है, वो एफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करेगी कि वो एफिशिएंट ही रहे और एफिशिएंटली काम करता रहे। वैसे ही जो ये कम वेजेस मिल रही हैं हमारे इनएफिशिएंट वर्कर को, दैट इज 180, वो क्या दिखा रहा है कि ये इनएफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करेगा कि वो मोर एफिशिएंटली काम कर सके। ओके, सो यहीं पर ये जो डिफरेंस आ रहा है फ्रॉम द स्टैंडर्ड, इसको ही कहते हैं हम डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। सो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, इसको इस तरीके से याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके के वर्कर्स होते हैं, एक एफिशिएंट और एक इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर को उसके काम के लिए आपको ज़्यादा पे करना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए। वैसे ही इनएफिशिएंट वर्कर को आपको कम पे करना चाहिए ताकि वो एक मोटिवेशन की तरह काम करे कि मुझे भी अच्छा काम करना है और अच्छी वेज रेट लेनी पड़ेगी। ओके, वैसे ही स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट होता है। अगर कोई वर्कर उस स्टैंडर्ड रेट से कम प्रोड्यूस कर रहा है तो आप उसको लेस पे करोगे, और अगर वो मोर देन स्टैंडर्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो आप उसको मोर देन स्टैंडर्ड रेट वेजेस दोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट और द लास्ट मेथड ऑफ टेलर है वो है मेंटल रेवोल्यूशन। अब मेंटल रेवोल्यूशन को हमने जब हम हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ रहे थे तब भी देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 पार्टीज होती हैं। ये जब लड़ते हैं एक दूसरे से या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट गलत या फिर अपोजिंग व्यूज़ रखते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही गलत सिचुएशन हो जाती है, राइट? क्योंकि उससे स्ट्राइक्स या फिर लॉकआउट्स होने का डर होता है। तो यहाँ पर जब टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन की बात की तो टेलर ने ये बोला, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत ही अलग व्यूज़ रखती हैं, सपोज मैनेजमेंट ये सोचती है कि जो वर्कर है वो लेज़ी है, लेथार्जिक है, वो जान के इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करता है, या फिर वो गो स्लो की पॉलिसी अपनाता है। गो स्लो का मतलब होता है जब वर्कर्स जानकर कम प्रोडक्शन करते हैं देन द स्टैंडर्ड दैट इज गिवन टू देम, बिकॉज वो मैनेजमेंट से किसी रीज़न की वजह से नाराज़ हैं या फिर अपोज करना चाहते हैं, तो इसको एक गो स्लो स्ट्राइक भी बोलते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट ये सोचती है कि वर्कर्स जानकर ये करते हैं, वेयर एज वर्कर्स ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट हमें ओवरबर्डन करती है, हमें कम वेजेस देती है और जान के हमारे को परेशान करती है। जब ये अपोजिंग व्यूज़ आ जाते हैं तो इन 2 पार्टीज़ का साथ में काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए टेलर ने बोला देयर इज़ अ नीड फॉर मेंटल रेवोल्यूशन, देयर इज़ अ नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द पार्टीज टुवर्ड्स ईच अदर, जो कि हम हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाली वीडियो में देख आए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि ये एटीट्यूड कैसे चेंज हो सकता है, प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो अगैन। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हमने टेलर के पूरे मेथड्स ख़त्म करके ये 2nd चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। अब ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कि हमारे मॉडर्न टेक्निक्स दी हुई हैं, अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, हिट दैट बेल आइकन, एंड थैंक यू वंस अगैन।